एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस ही हो, दो सेम रहें लेकिन इक्वल रहें। मतलब अगर एक तो मान लो 3 कूलाम का है तो अगला वाला भी 3 कूलाम का रहे, लेकिन एक तो प्लस में 3 रहे और एक तो माइनस में 3 रहे। दैट आर केप्ट इन अ सर्टेन सेपरेशन, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी हो बराबर हो, जिसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, 2L बोला जाता करता है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह और इस वीडियो से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जो कि है क्लास 12th की फ़िज़िक्स के रिवीजन की। तो इस साल जो क्वेश्चन बैंक हमारा लॉन्च हुआ था तो उसी आधार पर मैं आपका पूरा हर एक चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं। तो 12 चैप्टर टोटल हैं, 12-13 हैं आपके, एक दो हटा दिए हैं ना, उस हिसाब से 10-11 होंगे जहाँ तक। तो उतने ही वीडियोज़ में डेली, मतलब 11 दिन में आपके कंप्लीट करा दूँगा। आज 11 तारीख है, पहला वीडियो आ रहा है, तो डेली एक चैप्टर का वीडियो आएगा, जहाँ तक ये रात को ही अपलोड होगा। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना, पूरा मैं करा दूंगा आपका। और हाँ, मैथमेटिक्स के लिए भी करा रहा हूँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक थोड़ा बंद थी, अब स्टार्ट हो चुकी है आज से। ठीक, तो आपको रात से वीडियोस मिलने लगेंगे सारे चैप्टर्स के। तो 3 चैप्टर तक मैंने लाइव क्लास करा दी, तो अगर आप चाहें तो लाइव भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराने जा रहा हूँ विद नोट्स, यानी क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जो कि मैंने आपको दिया था। मैं दोनों को बताते रहूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, तो आप देखते रहिएगा किसका कौन सा है, और जहाँ जिसको मर्जी वहाँ स्किप करते रहना। और हाँ, वीडियो ध्यान से देख लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन बैंक से ही आना है जहाँ तक, क्योंकि फिजिक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बाहर से देगा भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा देने के लिए। और एग्ज़ाम क्या होगा कैसे होगा कुछ क्लियर नहीं, MP बोर्ड के द्वारा 10th का तो पास कर दिया है, अब 12th की बात चलिए। तो वीडियो मैंने डाल दी, उनको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आप सब देख ही सकते हैं, और इसका क्वेश्चन पेपर ये रहा। और हाँ, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो पहला जो यूनिट है हमारा स्थिर वैद्युत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आना है, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो जितने हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उतने काफ़ी हैं, तो हमें परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले यहाँ शुरू होता है 3 मार्क्स के लिए लघुत्तरी 3 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के गुण क्या हैं। तो 3 नंबर के हिसाब से है, तो हमें 3 ही लिखने हैं। तो हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण। जैसे प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। रगड़ने की प्रक्रिया में एक पदार्थ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, दूसरे पदार्थ में ठीक उतना ही ऋण आवेश भी उत्पन्न होता है। मतलब जैसे एक ये पदार्थ ले लीजिए, एक ये पदार्थ, अब दोनों को रगड़ोगे बीचों बीच, तो जितना आवेश इसमें प्लस में आएगा उतना ही इसमें माइनस में आएगा। ठीक, और तीसरा क्या है, मतलब आखिरी क्या है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। जैसे इसका प्लस चार्ज है तो ये प्लस उठ के इसमें माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी के लिए बहुत ही सिंपल सा था। इंग्लिश के लिए क्या है, आप यही वाला हिंदी में भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, आप यही वाला जो इंग्लिश वाले इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। पहला, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। कंजर्व्ड यानी होता है वो फिक्स वैल्यू हो जाती है उसकी, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बना सकते ना ख़त्म कर सकते। पढ़ते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय net charge carried by an isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed in a process। मतलब आप ना तो इसको बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ना इधर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये पढ़े होगे अपनी NCERT में। तो ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ये क्या होता है, कंजर्व्ड होता रहता है। दूसरा क्या है, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। इट मीन्स दैट द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड इन दैट सिस्टम। जैसे मान लो कोई बड़ा सा हमारा सिस्टम हो गया, बड़ा सिस्टम हम कैसे ले लें, जैसे मान लो ये बड़ा से एक सिस्टम हो गया, इसके अंदर ये छोटे 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 हमारे चार्ज हो गए। तो ये जो बड़ा वाला जो सिस्टम होगा
इसका जो चार्ज होगा इन सभी छोटे छोटे चार्जों के बराबर होगा। तो बड़े वाले को हमने Q मान लिया और जो अंदर ही छोटे छोटे हैं इनको हमने Q1 Q2 QT मान लिया, n तक हैं तो Qn तक मान लिया। ठीक है, तो यहीं पर दिखा रहा है Qn, तो ये Q1 Q2 Q3 और Qn तक हमने मान लिया। अब ये टोटल वाला Q था, तो ये जो होता करता है इसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता करता है। एल्जेब्रिक यानी अगर अंदर आ रहा है तो प्लस है, बाहर जा रहा है तो माइनस है। ठीक है, तो उसी अनुसार इसका है, तो इसको समेसन के रूप में लिख दिया गया। समेसन तो पता ही है QI बता रहा है आइट्रेशन, और I की वैल्यू 1 से शुरू होती है और n तक जाती करती। ठीक है, और यही सब आप इसमें भी लिख सकते हैं। ये असल में वो होगा आपका अध्यारोपण करके होगा यार, कुछ एडिटिविटी ऐसे ही है। और आखिरी हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण होता है। द नेट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटाइजेशन आपको पढ़े ही रखना है। ठीक है, तो द नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और चार्ज कैरिड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। और इसमें मूल आवेश यानी क्या बोलते करते हैं उसको, प्रिंसिपल करके कुछ बोलेंगे यार, ध्यान नहीं आ रहा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये हमारा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये इसमें नहीं दिया लगता है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे इसको। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े रखना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आपका 3 नंबर का ज़्यादा रामायण नहीं छापना होता। तो पहला क्वेश्चन हमारा था यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये आप लिख देना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता करते हैं हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ, ये VIP क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा था स्टेट कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और ऑन द बेसिस डिफाइन यूनिट चार्ज, और इसको यूनिट चार्ज को भी डिफाइन करना था। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द लॉ टू बी एप्लीकेबल, और इसके लिमिट्स हमें बताने थे। तो कूलाम का नियम हमें सबसे पहले देखना है। तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो यदि हमारे पास 2 चार्ज हो, जैसे यहाँ Q1 दिया है और Q2 दिया है, और इनके बीच की दूरी अगर हमारी R हो, तो इनके बीच, अब जाहिर सी बात है चार्ज है तो इनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जिसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, F बोला जा रहा है। तो जो बल लगेगा दोनों के बीच, तो इनके आवेश यानी जो चार्ज हैं Q1 और Q2 इनके गुणा के बराबर होगा, और इसके बीच की दूरी मतलब ये जो डिस्टेंस R है इसके वर्ग के व्युत्क्रम यानी स्क्वायर का इन्वर्स के बराबर होता करता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यही कूलाम का नियम। ठीक, यदि अब इसका इंग्लिश में क्या है, अकॉर्डिंग टू इट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज क्या है हमारे, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हाँ, पॉइंट चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड है ना, याद रखना, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसका इन्वर्स कर देते करते हैं। यही कहलाता करता है हमारा फोर्स। जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ जाती करते हैं। सेम डायग्राम है क्योंकि हिंदी इंग्लिश सेम ही यार। अब यहाँ पर क्या बोला है, यदि 2 आवेश Q1 Q2 हों, उनके बीच की दूरी R हो और उस पर लगने वाला बल F हो। ठीक, तो ये F कैसा लगेगा, देखो इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के इक्वल था, तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 यहाँ पर भी है, और F प्रोपोर्शनल 1/r², उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर था, तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, अब यहाँ कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, हाँ, तो ये हमें ये मिलता करता है यहाँ पर। तो जब हमने 1 और 2 को मिला दिया तो हमें क्या मिला है, प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², और इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिल रहा है, ये 1/4πε0, ये वाला मिल रहा है ना, 1/4πε0। ठीक, यहाँ पर बता दें जहाँ के समानुपाती स्थिरांक है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका ये यूनिट है, याद रखना भाई साहब, और ये पूरा तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये न्यूटन में आएगा क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स हमेशा न्यूटन में ही होता करता है। ठीक है, याद रखना, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन आ रहा है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर दोनों की हो सकती है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको यूनिट ज़रूर पता होना चाहिए सबका। ठीक, और डायमेंशनल फार्मूला ये किसका है, हमारा इस एप्सिलॉन का है, ना कि आपके F का है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने बोल दिया
यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, मतलब Q1 और Q2 को 1 कूलाम ले लें और दोनों का डिस्टेंस क्या ले लें, 1 मीटर ले लें, तो F कितना आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। ठीक, और यही यूनिट चार्ज की डिफाइन करता है। तो देखते हैं, एकांक आवेश या दो समान आवेश निर्वात या वायु में समान दूरी पर रखे हों। दो समान आवेश यानी Q1 और Q2 समान आवेश कैसे, 1 कूलाम चार्ज था दोनों के बीच, और समान दूरी पर रखे हों, नहीं आगे आएगा कहाँ ये समान दूरी पर रखे हों, और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब देखो समान चार्ज होंगे मतलब सेम होंगे, सेम टाइप के होंगे, तो उनके बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि हमने बताया था रिपल्सन। ठीक है, अरे वाह क्या राइटिंग का यार माउस से समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, जो कि ये आ रहा है, तो उनमें से प्रत्येक चार्ज एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है ना, प्रत्येक आवेश जो होगा एकांक आवेश। अब ये जो Q1 और Q2 एकांक आवेश कहलाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, इफ़ टू चार्जेस ऑफ सेम टाइप मीन्स प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, जैसे 1 कूलाम का हमने लिया, आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हों, एंड ई फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों, क्योंकि सेम होंगे तो रिपल करेंगे यार, अभी मैंने बताया, बिटवीन देम इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन, और 9 × 10⁹ अभी यहाँ पर प्रूव हुआ था। देन द टू चार्जेस आर सेड टू बी यूनिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलाम, सेम है। ठीक, तो ये हमने एक यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ हैं। मैं हिंदी में तो भूल गया, कोई बात नहीं, सिर्फ बता देता हूँ। दिस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रुको मैं PDF अपडेट कर दूंगा, अभी फिजिक्स का पूरा PDF इकट्ठा ही देने वाला हूँ, तो उसमें अपडेट कर दूंगा। यहाँ क्या बोल रहा है, दिस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एकांक आवेश के लिए लगेगा और दूसरे आवेश के लिए नहीं लगेगा। दूसरा, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट, मतलब स्थिर आवेश पर लगेगा। जैसे कोई चार्ज हमारा गतिमान है, ऐसे चल रहा है, तो इस पर हमारा कूलाम्स लॉ नहीं लगेगा, वो सिर्फ लगेगा जो पॉइंट हो, मतलब वो रखा हो, वो चल ना रहा हो, मूवमेंट में ना हो। दिस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर द ऑर्डर लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, मतलब वो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए, परमाणु की कोटि जो होती करती है, ऑर्डर यानी कोटि, वो कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15, तभी जाके ये लगेगा, मतलब परमाणु बस के लिए लगेगा और नहीं लगेगा। ठीक, तो ये था हमारा कूलाम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है, और इसको आप डाउनलोड कर लेना अगर आप नए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और सभी चैप्टर्स देखो देख के ज़्यादा रिवीजन होता है। अब यही चीज़ तुम खुद पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है तुम्हें, कई लोगों को नहीं मज़ा आता, और दूसरे का देख पढ़ते हैं ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, तो ऐसे ही पढ़ो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते करते हैं, प्रॉपर्टीज़ आ गई। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, हाँ वही चीज़ है, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स वही चीज़ है। तो यहाँ विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो विद्युत बल रेखाओं गुण 3 नंबर के हिसाब से, लेकिन मैंने कितने लिखे हैं ये देखो, इतने सारे बहुत हैं, बहुत। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। तो पहले हिंदी वाला देख लेते हैं ताकि इंग्लिश वालों को भी सरल पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब जो चलती है किधर से चलती है, प्लस से चलती है, और कहाँ तक चलती है, माइनस तक चलती करती है। ये इधर से स्टार्ट होगी और इधर तक आएगी। ओके, याद रखना है, माइनस में आती करती है, प्लस से जाती करती है। प्लस यानी दे रहा है, माइनस ले रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, ये चीज़ यहाँ भी बोला है, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द निगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, निगेटिव चार्ज में एंड होती है। जैसे मान लो ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में आ रही है। अगला क्या है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो ये हमारी बल रेखा थी, ऐसे इस पर एक ये हमने पॉइंट ले लिया है ना, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इसकी स्पर्श रेखा कैसे, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब तीव्रता यानी उस पर बल की दिशा ही यह बता रहा है। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखा पर बल किस दिशा में लग रहा है, इसी दिशा में, इस दिशा में जा रही है।
और घूम जाती करती तो इसलिए वो सर्कुलर हो गया। तो जैसे कोई भी सर्कल अगर हम लेते हैं तो इसमें इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे लग रहा, मतलब बल की दिशा क्या है, नीचे है, इस पॉइंट पर ऐसे है। तो याद रखना है बल एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्या बोलते करते हैं उसे, हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिशा में लगता है, गोल गोल बल नहीं लगता करता, एक ही दिशा में लगता है, वो गोल गोल हर पॉइंट पर ऐसे ऐसे जब हो जाएगा, हर पॉइंट पर ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। हर पॉइंट पर जब ऐसे हो जाएगा घूम जाएगा पूरा, ठीक है। इस प्रकार हर पॉइंट पर बल लगने के कारण वो एक ऐसे 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 सर्कुलर मोशन में आ जाता करता है। तो ये याद रखना है हमें। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे एक बल रेखा ऐसे जा रही थी और एक बल रेखा ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद कर देंगी तो उस पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी। अच्छा, ये मैंने लिखा था कहीं यार, कहाँ गया, कोई बात नहीं, लगता है मैंने मिटा दिया। चलो हो गया। तो याद रखना है ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद कर देंगी तो उन पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी और वो फाल्ट मार देती करती हैं, ठीक। और यहाँ देखते हैं विद्युत बल रेखाएं खिंची हुई रबड़ के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता करता है। अब वो सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो जैसे ये वाला विपरीत आवेशों की बात हो रही है, किसके, विपरीत आवेशों की, ठीक। तो यहाँ पर मान लो ये प्लस है और प्लस से निकल के कहाँ गई, माइनस में गई, तो प्लस से निकल के ऐसे जा रही है। तो ये जो बल रेखाएं ये ऐसे ऐसे सिकुड़ने, मतलब इधर की ओर जाना चाहती है, इधर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करती है, इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता करता है, इसीलिए सिकुड़ने लगती हैं। तो इनके बीच क्या हो जाता करता है, अट्रैक्शन हो जाता करता है। अब दूसरा क्या है कि लंबाई के लंबवत अधिक से अधिक फैलने का प्रयास करती हैं। जैसे लंबाई हो गई, ये इनकी लंबाई है, इसके लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, ऐसे ऐसे लंबी लंबी जाने की कोशिश करती हैं, है ना। तो यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता करता है। जैसे यहाँ पर तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये अब देखो, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, रिपल करेगा, लेकिन क्यों करेगा, इससे हमारी बल रेखा ये निकली, इससे हमारी बल रेखा ये निकली, फील्ड लाइन। अब ये फील्ड लाइन एक दूसरे को कहीं पर टच तो कर नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये जो है फैलती ज़्यादा करती हैं, जितने ज़्यादा पास आएंगे उतने ज़्यादा दूर जाएंगी, क्योंकि टच तो करेगी नहीं। और पास आएंगे तो फिर एक बल रेखा मान लो आ गई, फिर बल रेखा आ गई, तो टच नहीं करेंगी, दूर भगाती जाती हैं, क्योंकि अगर टच करेंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा उनके बीच, दो बल की दिशा हो जाएगी, ठीक है। और इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। जैसे मान लो ये कोई सतह हो गई, तो ये चालक की सतह हो गई, इसके लंबवत निकल रही बल रेखाएं। जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना के निकल रही हैं, और नहीं निकलेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। वो अगर कोई सरफेस है हमारा तो उस पर 90 डिग्री के एंगल से निकलती करती हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो एक सरफेस प्लस में ले लिया, एक सरफेस यहाँ माइनस में ले लिया, ठीक। तो प्लस से माइनस की ओर जाने वाली सभी जो फील्ड लाइन्स हैं वो क्या हैं, सीधे जा रही हैं, और सरफेस में 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं, है ना। बहुत सारी हैं, तुम्हें लिखना चाह रही है एग्ज़ाम में जितनी बोलेगा। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं हो जाती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती करती है। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जहाँ अधिक होता है वहाँ तीव्रता अधिक, और घनत्व कम वहाँ तीव्रता भी कम होती करती है। घनत्व यानी डेंसिटी, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाते हैं, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ घनत्व यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा बल रेखा है हमारी। बल रेखा जहाँ ज़्यादा होती है उसको घनत्व ज़्यादा बोलते हैं, और यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा कम है, मतलब दूरी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यहाँ पर दूरी कम हो गई। तो डेंसिटी जो है इनके, ये जो पोल होते करते हैं इन पर डेंसिटी हाई होती करती है ना। तो डेंसिटी हाई होती इसीलिए यहीं पर ये फोर्स भी ज़्यादा लगाते करते हैं। अब चुंबक देखो, जब दोनों पास लाते हो पच्च से चपक जाते करते हैं, लेकिन दूर रहते करते हैं तो बल नहीं लगता, क्योंकि दूर ये जो थी ऐसे ऐसे फैल गई, ये ऐसे फैल गई, ठीक, ये ऐसे फैल गई, अब ये वाली ऐसे फैल गई। तो यहाँ तो देखो इतना डिस्टेंस हो गया ना इनके बीच, इतना डिस्टेंस में थोड़ी फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेंसिटी हाई है, डेंसिटी क्या है, हाई है। तो डेंसिटी हाई है तो ज़्यादा फोर्स लगाती हैं, जहाँ पोल होते हैं वहाँ ज़्यादा फोर्स लगाती करती हैं, ठीक है।
और क्या है, हाँ ये हमने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात दी। विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती मतलब इमेजिनरी हैं, ये असल में नहीं होती, बस हम मान लिए हैं कि होती हैं, किंतु उनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। विद्युत क्षेत्र यानी जो फील्ड का जो फील्ड बताई जाती है उनके द्वारा, असल में ये जो फील्ड है वही आप बता रही हैं और कुछ नहीं बता रही। एक सेकंड रुकना यार, ये कचरा मटेरियल मिटा दूँ मैं। हाँ रुक जाओ, सब साफ़ कर दूँगा, अब समझाऊँगा। हाँ तो जैसे ये है ना, तो ये मान लो ये वाला इससे क्या जुड़ गया, ये वाला इससे क्या जुड़ गया, अब ये वाला भी आया इससे जुड़ गया ऐसे, और ये वाला भी आया इससे जुड़ गया ऐसे। तो ये इसका एरिया बता रही है, इसकी फील्ड बता रही है। क्या बता रही है? फील्ड बता रही है। मतलब ये इतने ही दूरी तक, जितना ये हमने ड्रॉ किया इतनी ही दूरी तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। इसके बाहर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है तो इस पर ये फोर्स नहीं लगा सकता, यहाँ पर F हमारा लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हमारा चार्ज हो तो इसमें हमारा F लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके एरिया में है, और ये तो एरिया के बाहर है तो वहाँ पर फोर्स ही नहीं लगेगा, है ना। तो याद हमें यही रखना है कि उसके विद्युत क्षेत्र जो होता करता है वो वास्तविक होता करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताता करता है वो ओरिजिनल होता है, लेकिन ये जो लाइन हम बनाते हैं वो लाइन बस हम अपने समझने के लिए बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता करता है, ठीक है। और उसका पूरा ऐसे ऐसा रंग दोगे तो थोड़ी समझ में आएगा यार, समझ रहे हो, होशियार हो यार तुम लोग। अब देखते हैं और आगे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी। इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू दिस कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हाँ याद रखना है, ये एक कर्व होता करता है और ये कर्व कभी टूटता नहीं। मतलब ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आगे जाके यहाँ पर एंड ज़रूर होगा, है ना। ये कर्व बनाती करती हैं, वक्र जिसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र। और इंग्लिश में क्या बोलते करते हैं? कर्व्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर मेटल सरफेस, ये यही वाला है कि किसी मेटल सरफेस के क्या होती है, जैसे ये सरफेस हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इससे जितनी भी निकलेंगी ये सब क्या होंगी, इसके 90 डिग्री पर होंगी, है ना। 90 डिग्री पर हो गया। सारी की सारी वही हैं, याद रखना है। ये सारी की सारी लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, आपको फ़ायदा रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स SI यूनिट। तो विद्युत क्षेत्र यानी क्या है, इसका जो फील्ड होता है वो भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक। फील्ड नहीं, मतलब इसका जो इंटेंसिटी होता करता है वो भी निकाल दिया, और इसका सब कुछ लिखना है, SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या होता करता है इसको समझ लेते हैं, हिंदी में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या बोला है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशित कण पर बल का अनुभव करता है, ठीक। जैसे हमने ये बताया था, मान लो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर बताते हैं, चलो। हाँ मान लो यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज है तो इसका मान लिया हमने कि इतना एरिया है इसका, ये इसका क्या है? एरिया है। इस एरिया के बाहर मान लो यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, इसमें क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये जो प्लस है इस पर बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसके एरिया में है ही नहीं, तो अभी इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लो अगर ये माइनस चार्ज यहाँ होता तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता। तो अभी ये जो सेकंड चार्ज है, मान लो ये वाला Q1 था और ये वाला हमारा क्या है? Q2 है। तो Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब कोई चार्ज जो है किसी दूसरे चार्ज के एरिया में है तो यही जो उस पर एक बल का अनुभव कर रहा है, मतलब FO फील कर रहा है अपने ऊपर कि हाँ हमें कोई खींच रहा है, तो यही इसका क्या कहलाता करता है? फील्ड कहलाता करता है, ठीक। तो फील्ड यानी जिस एरिया में वो किसी अन्य चार्ज पर बल लगाता करता है, फोर्स लगाता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी क्या होती करती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, मतलब 1 कूलाम का हम ले लिए, चलो। उस बिंदु एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब 1 कूलाम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती करती, जिसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ E इक्वल टू फार्मूला होता करता है F/Q। Q यहाँ पर क्या है? चार्ज है। क्या बोला है? अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, रीजन यानी उसका जो एरिया हो गया, और ऑब्जेक्ट विदिन विच यानी जिसके अंदर अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज, मतलब उसके अंदर कोई दूसरा जो चार्ज होगा उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हो सके, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता करता है। और ये चीज़ तुम समझ गए, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F क्या है? फोर्स, Q क्या है? चार्ज। इसका हमने SI यूनिट लिख दिया न्यूटन पर kg कूलाम। क्यों?
न्यूटन प्रति कूलम क्यों होगा बताओ? क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है और ये पर को ऐसे लिख दिया, और ये जो क्या है क्यू है, हाँ चार्ज का कूलम होता कहता है बस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सब 3 नंबर के हिसाब से बहुत वीआईपी क्वेश्चन आए यार, समझे, पढ़े रहो इनको। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। आराम से वीडियो में बने रहो, अभी बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोग को। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है? ठीक, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और आगे भी आएगा एक फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि गुजरती हैं पासिंग थ्रू दैट सरफेस परपेंडिकुलरली, यानी लंबवत 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता करता है, ये वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती करती हैं। ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई हमारा सरफेस है, ds है जिसका एरिया, इसके लंबवत जो हमारी बल रेखा निकल रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ds निकल रहा है, ये क्या हो गई, बल रेखा हो गई, ठीक। तो ये जो नहीं बल रेखा तो ये हो गई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ, बल रेखा तो हमारी ये है, बल रेखा हमारी जो ई निकल रही, इसकी इंटेंसिटी इधर की हो जा रही है ना, तो ये है हमारी बल रेखा लंबवत जो निकल रही है, ठीक। और ये थीटा ये बता रहा है कि इनके बीच असल में जो थीटा लेते करते हैं, थीटा हमेशा 0 बोल दिया जाता करता है। इसका जो वेक्टर, ये जो नॉर्मल बनाएगा ना, ये असल में एक नॉर्मल है, नॉर्मल, और इसके बीच जो थीटा है वो 0 डिग्री का, लेकिन उसे दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया। ये 90 डिग्री में निकल रही हैं, किससे, इस सरफेस से ऐसे, ठीक। वो सब आप समझ लोगे। और इसका फार्मूला क्या होता करता है, विद्युत फ्लक्स बराबर तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तीव्रता क्या है, ई, और क्षेत्रफल क्या, डी है। और ये हमारा क्या है, अदिश गुणनफल है, तो ई डी एस कॉस थीटा बना दिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी तीव्रता है, डी एस क्या है, सरफेस एरिया है, अल्प क्षेत्रफल, और थीटा के एंगल बिटवीन डी एस एंड ई। तो ये जो डी एस दिख रहा है और ये जो ई दिख रहा है, इसके बीच का एंगल है हमारा थीटा। क्लियर रहेगा। सो नोट्स बहुत अच्छी हैं, नोट्स से आप पढ़े रहिए। और नए स्टूडेंट्स के लिए भी जल्द ही आने वाला है नया कोर्स 1 जून से। सो 20 दिन बाद नया कोर्स आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। अब इसका एसआई मात्रा क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका जो डायमेंशन होता है mL²/3 इनवर्स हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 3 नंबर के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, और सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन थे। तो एग्ज़ाम के बेस पर बहुत अच्छे हैं, तो इनको तो आपको पढ़े ही रखना है, ठीक। और बाकी अगर आप अलग से पढ़े रहोगे तो बढ़िया रहेगा। तो इतने सारे मैंने बता दिए यार, आराम से पढ़े रहो, बहुत है इतना ही। सो 5 मार्क्स में हम देखते करते हैं दीर्घ उत्तरी में। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में है। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं बता देंगे। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऑफ अ डाइपोल, है ना। इक्वेटोरियल और एक्सियल मतलब अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए, अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए हमें बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू, ठीक। तो ये फार्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो जाती है। तो अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल, ध्यान देंगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस ही हो, 2 सेम रहें लेकिन इक्वल रहें। मतलब अगर एक तो मान लो 3 कूलाम का है तो अगला वाला भी 3 कूलाम का रहे, लेकिन एक तो प्लस में 3 रहे और एक तो माइनस में 3 रहे। दैट आर केप्ट इन अ सर्टेन सेपरेशन, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी हो बराबर हो, जिसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, 2L बोला जाता करता है। इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। हिंदी में देखते हैं, यदि 2 समान किंतु विपरीत आवे, सेम इक्वल बट अपोजिट चार्ज, एक दूसरे से अत्यंत निकट रखे हों, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसका हमें 2 प्रकार से निकालना है, एक एक्सियल निकालना है और एक इक्वेटोरियल निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार से कैसे। सबसे पहले अक्षीय में आ जाते करते हैं, मतलब एक्सियल में। तो एक्सियल क्या होता करता है, जैसे लाइन्स रखे हों। हिंदी में देख लो, जब कोई द्विध्रुव आघूर्ण
जब कोई बिंदु द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। कैसे? इसको जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश दिख रहा है और यहाँ पर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू दिख रहा है और ये माइनस क्यू दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? एक डाइपोल हो गया। ये ए बी हमारा एक डाइपोल हो गया। इसी तरह तो डाइपोल दिखता करता है, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये एक डाइपोल है आपके। ये क्या है? एक डाइपोल है ना। डाइपोल यानी द्विध्रुव है, ठीक, द्विध्रुव है। चलो, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी बढ़ाई गई अक्ष पर अगर हम इसके अक्ष को ऐसे डैश 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 बढ़ा दिए तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? इसकी बढ़ाई गई अक्ष पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह में अगर रखे हैं तो ये क्या है? अक्षीय स्थिति में है। और अगर इसको हम सीधा सीधा लंबा लंबा रख दिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा इतना सारा जो दिख रहा है, ये इतना सारा, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल से हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया, ठीक। तो ये ऊपर वाले चार्ज है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया यानी निरक्षीय स्थिति में हो गया। तो यही याद रखने में कब अक्षीय कब निरक्षीय, है ना। ये तो याद रहेगा, छोटे बच्चे तो हो नहीं यार, तुम लोग हैं होशियार हो गए। तो अक्षीय स्थिति में हम देख लिए कि क्या होता है जब अक्ष पर रखा गया हो, ठीक, तो वो होता करता है। अब इसका डायग्राम देख लिया हमने कि ए और बी हमने दो पॉइंट ले लिए। ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? ओ ले लिया। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? टोटल तो है 2L, मतलब ए से बी की दूरी क्या है? टोटल 2L है, लेकिन ओ हमने बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया तो यहाँ तक की दूरी L हो गई और यहाँ तक की भी दूरी L हो गई। अब क्या कर रहे हैं हम? इस वाले पॉइंट, मतलब ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट था, इससे हम R दूरी पर एक पॉइंट P ले रहे हैं जिस पर हम +1 चार्ज ले रहे हैं, यानी यूनिट चार्ज जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो +1 चार्ज है इस पर दो प्रकार से बल लगेगा, एक प्लस क्यू इस पर बल लगाएगा और एक माइनस क्यू इस पर बल लगाएगा। तो जब प्लस क्यू इस पर बल लगाएगा तो इसको रिपल करेगा, तो रिपल करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जो ई है हमारी इंटेंसिटी, तीव्रता विद्युत क्षेत्र, क्यों इधर क्यों जाएगी? तीव्रता यानी बल होता करता है, असल में उस पर जो फोर्स एलाइड है। और जो माइनस क्यू चार्ज है वो प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। तो ये आ गया E2। तो E1 E2 हम समझ गए। सो पहले वाले करंट जो लग रहा है वो E1 है, दूसरे वाले करंट जो लग रहा है वो E2 है ना, समझ गए। अब यहाँ हिंदी में क्या बोले हैं? माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, ये लिखना होता है यार, और प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना, ये दिख रहा है हमें। इन दोनों की जो मतलब इसकी जो लंबाई वो क्या है? 2L है, वो तो मैंने बता दिया आपको। इसके मध्य बिंदु O से बीचों बीच एक O लिया, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया, R दूरी हम गए और कोई बिंदु हमने P लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यहीं पर हमको निकालना है E का मान, यानी कुल मिला के FE फाइंड करना है, वही E कहलाता करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट ए बी कैन बी इलेक्ट्रिकल, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल formed by charge plus q and minus q. The distance between charges is 12, दोनों के बीच की दूरी 12 है। P is a point on the axial position of the dipole, और P कोई पॉइंट है एक्सियल पोजीशन में डाइपोल की, जो कि सिचुएटेड है R डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जो कि डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सपोज यानी मान लो यार, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका हम +1 यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो +1 दिख रहा है ना, यही है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इज सिचुएटेड एट P पर है। तो P पर है तो क्या हो गया? यहाँ पे ये जो लाइन बोली जा रही है, सपोज वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है ना। यदि बिंदु P पर एकांक धनावेश, यही है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट कर रहे हैं उस पर इसलिए टेस्ट चार्ज बोलें, टेस्ट चार्ज बोलें, हाँ ठीक है। तो उसको मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी? देखो अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता था हमारा? E फार्मूला तो होता था E 1/4 Q/R², लेकिन जो R है यहाँ पर वो क्या है? बहुत गंदा हो गया यार, इस वाले में समझो, इस वाले में समझो। तो R क्या है? देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण ले रहे हैं, तो प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी तो L हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, और हमें A से P तक की दूरी चाहिए, तो A से P तक की दूरी क्या कहलाएगी? L प्लस R यानी R प्लस L। तो क्या हो गया? E1 = 1/4 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार हमारा माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगा। तो माइनस क्यू चार्ज में देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी तो L हो गई, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है हमारी? यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है हमारी? यही बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो R
हाँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो अगर हम बड़े वाले मतलब R में L को इतना गायब कर दें, इतना गायब कर दें अगर हम R से, तो इतना बचेगा, इतना बचेगा, और इतने की ही तो हमें ज़रूरत है। कुल मिला के R में L को क्या करना है, हमें गायब करना है। तो R से L को गायब करने के लिए माइनस कर दिया, तो R माइनस L हो गया। तो इट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन R माइनस L का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर हो गई। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट P, है ना, डाइपोल के कारण P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E इक्वल टू E2 माइनस E1 करेंगे। E2 माइनस E1 क्यों, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ठीक, तो E2 माइनस E1 कर दिया, वैल्यू रखा देखो, अब 1/4πε0 रखे। ठीक, अब आगे सेम टू सेम है, दोनों में सेम है, तो इसलिए एक ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब रखा तो हमने देखा कि 1/4πε0 1/4πε0 और Q दोनों में क्या था, कॉमन था, तो इतना हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा 1/r माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो इनटू में आ गया। इनटू में होगा तो ये वाले के इधर गुणा होगा और ये वाले के इधर गुणा होगा। ठीक, तो ये गुणा हो गया, लिख दिया। अब इनका हमने ब्रैकेट जो था उसको खोल दिया, तो ब्रैकेट खोलने के बाद देखो ये वाला इस वाले से कट गया और ये वाला इस वाले से कट गया, ये वाला कट गया ना, और 2RL जुड़ के क्या बन गया, 4RL हमारे ये रहा है, यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पर देखो जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर था, ये क्या था, तो जो L स्क्वायर था वो वेरी लेस देन R था, वेरी लेस देन। और हमने बताया था कि जो डाइपोल है बहुत कम दूरी पर है, बहुत मतलब बहुत, तो बहुत है, इसलिए L स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। हाँ, आजे बजा लो तुम्हारा क्या कहें, अरे यार मतलब, तो अरे भाई अरे यार E इक्वल टू 1/4πε0 Q 4RL अपॉन R की पावर 4। देखो स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, 4 बन जाएगा। गजब बेइज्जती है, R की पावर 4 बन गया। अब R की पावर 4 देखो, एक R ऊपर एक R नीचे कट गया, कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ R क्यूब बचा, यहाँ भी देख लो R क्यूब बचा। अब यहाँ पर जो 4 है इसको हम 2 × 2QL किया, और 2QL ही हमारा होता करता है ये द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P बोल दिए। ठीक है, ये P हो गया, चूँकि हम जानते हैं, तो इसकी 2QL की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये बन गया P। तो E इक्वल टू आ रहा है 1/4πε0 2P अपॉन R³। ये किसके लिए आ रहा है, एक्सियल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब हम किसके लिए निकालेंगे, इक्वेटोरियल के लिए। तो इक्वेटोरियल बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार। तो निरक्षीय स्थिति के लिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनीशन समझ लेंगे। क्या है डेफिनीशन, तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो विद्युत की अक्ष की लंबार्धक रेखा पर स्थित हो, ठीक, तो ऐसे तो इसे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जाता करता है। मतलब जैसे डायग्राम देखो, तो डायग्राम ये हमारा क्या है, डाइपोल है, ये हमारा जैसे अलग से बताते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, डाइपोल है, इसकी लंबार्धक रेखा ऐसे आएगी, नहीं यार ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगी, हो गया मान के चलते हैं ऐसे आएगी। तो इस पॉइंट पर मतलब ये लंबार्धक रेखा पर कहीं भी, चाहे तुम यहीं पर रख दे यार, लेकिन ऊपर रखते हैं, आदमी को अच्छा लगता है हर चीज़ ऊपर, तो यहाँ पर रखते करते हैं तो समझ में आता करता है। तो इस पॉइंट पर हमें लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ गए कहाँ से क्या लाना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे किया था हमने। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो देखो ए बी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो यहाँ की दूरी L होगी, यहाँ की दूरी L होगी। अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट O लिया और O से R डिस्टेंस पर, कितने पर, R पर हमने एक पॉइंट P लिया, ये देखो O से R दूरी तक ऊपर गए, निपोर का दही दिया हम, तो रुको मिटा दें, हाँ रुक जाना, हाँ बहुत गलती होती है हमसे। तो O से R दूरी पर, अरे हम फिर मोड़ के दही दिए यार, P तक गए और P पर हमने एक चार्ज मान लिया +1। तो हमने क्या बोला, एक सेकंड माउस मोड़ लो, हमने क्या बोला कि इस पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस के और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2.5 के 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थित, निरक्षीय यानी ऐसे जो इक्वेटोरियल है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो बहुत पढ़ लिए। इधर साइड क्या, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल फॉर्म्ड बाई चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज 2L and P is a point on equatorial position of a dipole situated at R distance from the center of the dipole suppose। तो ये सब हमने रामायण पढ़ दी जो कि थी, और ये आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हमें क्या निकालना है,
नहीं यार, मैं चित्र कितना सुंदर बनाया हूँ ना। चलो, अब बिंदु P पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज है, दोनों काट लेंगे। तो प्लस Q के कारण देखो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये तो एक चार्ज ये हो गया हमारा, एक चार्ज हमारा यहाँ पर है और हमें इस पर चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये रहा डायरेक्ट जो दूरी लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइप के लेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी में हमने लिखा है, यहाँ पर L है और यहाँ पर R है। ये जो था, ये जो हमारा ये परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है, ये R है ना। तो R और L का जो निकाल लिया तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और आ गया ये, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं पता होगा। तो ये जब AP इक्वल टू निकाले तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में R² प्लस L² आ गया। देखे कितना सुंदर आ गया, मिटा दूँ नहीं तो डर के भाग जाओगे। वैसे भी यहाँ तक 100 में एक ही आदमी टिका रहता करता है मेरे साथ, हे हाँ, वो मैं ही होता हूँ। सो कोई बात नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट में आया था, असल में ये जो आया था ये रूट में आया था R² प्लस L², किस में था, रूट में था। लेकिन जब रूट का हमने स्क्वायर किया तो रूट का स्क्वायर किया तो रूट और स्क्वायर क्या हो गए, निपट गए। तो R² प्लस L² आ गया। सेम चीज़ इधर से भी आ गई, ठीक है, सेम चीज़ें आ गई। अब दोनों इक्वेशन से हमने देखा कि जो E1 और E2 हैं, E1 और E2 ये दोनों क्या हैं, E हैं। तो इन दोनों को हमने E मान लिया, सेम थे। अब हम जानते करते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक ये सब, ये फालतू दिखाना हमको नहीं पसंद। तो जो परिणामी आएगी वो क्या आएगी, इक्वल टू 2E sin थीटा। इधर साइड चित्र से समझेंगे, चित्र से परिणामी यानी जो रिजल्टेंट बनेगा हमारा। कैसे, देखो ये वाला इधर से धक्का मारा तो ये इधर की ओर भी एक बल लगेगा और किधर की ओर बल लगेगा, इसको ये वाला क्या अब किधर की ओर बल लगेगा, हाँ ये जो बल लग रहा है इधर की ओर लग रहा है, बल की दिशा एक होगी। इसको हमने तोड़ दिया तो E1 sin थीटा और E1 cos थीटा बन गया, ठीक है। अब दूसरा देखते करते हैं। तो दूसरा वाला मतलब जब माइनस Q इसको पकड़ेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसका बल मेन वाला इधर की ओर लगेगा। इस बल को दही के तोड़े तो इधर साइड हमारा आ गया E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के हमने देखा ये दो दिशाओं में बल लग रहा है, लेकिन हमें चाहिए किस दिशा में, एक ही दिशा में चाहिए। तो हमने एक ऐसी दिशा पकड़ी जिधर दोनों का बल लग रहा हो। तो E1 sin थीटा मतलब ये वाला E1 sin थीटा और ये वाला E2 sin थीटा, एक ऊपर लग रहे एक नीचे, एक ऊपर टाँग फैला एक नीचे, तो कहाँ से बल लगेगा। और इधर साइड अगर देखें E1 cos थीटा भी इधर है, E2 cos थीटा भी इधर है। तो मतलब हम समझ गए कि इधर साइड क्या आएगा हमारा 2E2 cos, ऐसी तैसी हुई इसकी sin थीटा ले रहा। सो दोस्तों, मैंने ना क्वेश्चन बैंक में मतलब सोल्यूशन में बहुत बड़ा फॉल्ट मार दिया। ये साइन थीटा नहीं है यार, ये कॉस थीटा है। क्या करके रख दिया हूँ मैं, जल्दीबाजी इसीलिए नहीं करना चाहिए। ये कॉस थीटा है, लगता है मैंने धोखे से गलती कर दी, सुधारना भूल गया था। सुधार दूंगा यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्या कहें, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, क्योंकि देखो ना, तुम दिमाग लगाओ, कॉस थीटा वाले एक तरफ लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो इधर की ओर जाएगा ना, बस याद रखना है हमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज AOP है हमारा, ठीक। और दोनों को जब हमने रखा यहाँ पर कॉस थीटा में, देखो 2 रख दिया, E की वैल्यू दोनों बार सेम आई, तो E की वैल्यू इतनी सारी सेम आ रही थी, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ रही थी, हमने बता दिया यहाँ पर, है ना। तो ये वैल्यू आ गई इसकी n/√r² प्लस L² रख दिया। अब हम जानते हैं कि ये जो L² होगा इस वेरी लेस देन R, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो L² यहाँ से भी खच्चदनी ख़त्म, यहाँ से भी खच्चदनी ख़त्म, तो बचा क्या 2QL/r², और इसका रूट में एक R बचेगा, ये बन गया R³ बचा, और 2QL को हम जानते हैं क्या लिख देंगे P, तो 2QL को P लिख दिया और ये वाला P आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने दोनों तरह से ला दिया, ठीक है। अब इधर हम देख सकते हैं कि वैद्युत अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुनी ज़्यादा थी, ठीक ही नहीं। तो यही याद रखना है कि अक्षीय वाली जो है निरक्षीय की तुलना में 2, अक्षीय वाली में कितना आया था 2P आया था और इसमें 1P आया है, तो याद रखेंगे हम, ठीक। बहुत ही अच्छा था, ज़रा सी मिस्टेक थी, इसको मैं सुधार दूंगा, जो इकट्ठा वाला क्वेश्चन बैंक दूंगा उसी से पढ़ना सब लोग, ठीक है। सो 2-3 दिन में दे देंगे। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर होता करता है, लेकिन वैद्युत विद्युत के कारण क्या होता है, क्यूब होता करता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है,
एग्ज़ाम में आता करता है। सो राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कैसे होती करती है इसको देख लेते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ होगा, चारों तरफ से बंद, कर्व्ड होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी जो परपेंडिकुलर निकलेगा, है ना, वो तो पहले ही समझ में आ रहा है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो कोई भी हमारा जो सरफेस होगा उससे जितने फ्लक्स निकलेंगे, वो फ्लक्स में जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 गुना होता करता है जो फ्लक्स निकलते करते हैं। याद रखेंगे, चार्ज का 1/ε0 मल्टीपल, ठीक, टाइम्स होता करता है। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जिसे बोल रहे हैं थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस, मतलब मुक्त वातावरण में, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज जो कि Q होगा इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो कि सरफेस के अंदर होगा, अंदर उपस्थित होगा, इनक्लोज्ड अंदर साइड, ठीक है। तो हमने एक सरफेस ले लिया मस्त मटका टाइप का, पता नहीं क्या ले लिया यार, अजीब आकृति है इसके। हमने सेंटर पर प्लस Q चार्ज लिया, R दूरी पर ये हमने बाहर ले लिया, ठीक, मतलब सरफेस से R दूरी पर है। अब इस पर ये जो E निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, हमारा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और विद्युत फ्लक्स जो है सतह के 0 डिग्री बना के निकल रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो डिग्री है वो 0 है, वो दिखाने के लिए हमने अलग अलग बनाया है, असल में वो 0 डिग्री। अब उसी के ऊपर E लगा दे, उसी के ऊपर DS लगा दे, थोड़ा अजीबो और गरीबो लगेगा, इसलिए अलग अलग बना दिया गया। तो ये हमने ये फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यों बना दिया है, ये रहा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, इस तरह का प्रूफ तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, इतना सरल है मेरे पास प्रूफ, ये कितना मज़ा आएगा, देखते हैं पढ़ के। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू EDS हमने लिखा, हमारी जो फ्लक्स होती करती, फ्लक्स से हम जानते हैं फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। यहाँ पर हमने EDS cos थीटा लगाया, क्योंकि ये जब अदिश का गुणनफल मतलब स्केलर प्रोडक्ट हटाते करते हैं तो cos थीटा आता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती करती है, लो 1 हो गया। थीटा क्यों 0 है, क्योंकि E भी उसी लाइन में है, DS भी उसी लाइन में है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया E की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q/r², DS तो DS है बच्चा। अब देखो इधर से जो D है ये डिफ्रेंशिएशन मतलब कम वैल्यू कर रहा है, तो ये इधर से उठ के इधर साइड आया, तो ये देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया। याद रखना, अवकलन उधर गया, समाकलन बना दिया। अब 1/4πε0 Q/r² है, DS तो है ही हमारा। अब ये तो सारा का सारा कांस्टेंट मटेरियल बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, बस DS का हो रहा है। और DS का कितना आ गया, आ गया इंटीग्रेशन। अब फिजिक्स मतलब मैथ के नहीं हो तो थोड़ा डाउट होगा तुम लोग को, बट यस इक्वल टू हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर यानी एक गोला है, गोली सरफेस हमने लिया था, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया बताओगे, 4πr² आ गया, ठीक। तो 4πr² हमने जैसे ही रखा तो हमने देखा कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई निपट गए, r² भी यहाँ से निपट गए, तो बचा गया 1/ε0 Q बचा। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, है ना। एकदम सरल है, एकदम मज़ेदार है, एकदम चकाचक है, पढ़े रहना इसको, ठीक। और हो सके तो ये जो हमने सरफेस बनाया है तो इसको भी गोला कर देना, अपने समझने को अजीब लग रहा है बोलने में, हमको बोलते ही नहीं बन रहा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड, ये कौन से पार्ट में आ गया मैं, अगला पार्ट है, अगला पार्ट तो अगले दिन होगा ना, कल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। जितने क्वेश्चन है एक तो आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर कूलाम के नियम क्या होता करता है, पहले तो कूलाम का नियम देख लो, ये होता करता है, अभी हमने पढ़ा था F=1/4πε0 Q1 × Q2/r²। दो चार्जों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता करता है। सो लेट अस प्रूव इट, है ना। तो यहाँ पर कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ चल रहा है, कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ये हमें लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला, हिंदी वाला देखना, इंग्लिश वाले बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया, मतलब सर्कल नहीं, हमने स्फीयर ले लिया। ये एक स्फीयर यानी गोला है, ठीक, गोला है, इसके सेंटर में O है, इस पर +Q चार्ज है, ये +Q चार्ज लिया है, और ये इसका जो डिस्टेंस है बाहर से वो R है, R डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो E निकल रहा है वो क्या है, हमारा फ्लक्स है, ठीक है। अब बाहर हमने इसकी सतह पर, इसके सरफेस पर कोई चार्ज Q0 ले लिया, यहाँ पर तो Q है और यहाँ पर Q0 ले लिया, ठीक। अब यहाँ बोला है कि माना बिंदु O पर
प्लस क्यू चार्ज है। अब यदि बिंदु O से R त्रिज्या के गोले की कल्पना करें, तो ये एक गोला है, मैंने बताया गोला है, याद रखना। तो यह काल्पनिक गोला विद्युत क्षेत्र के समतुल्य है। कहने का मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये जितनी दूरी पर दूसरों पर बल लगा रहा है, तो वही तो कहा जा रहा है कि जितनी दूरी पर बल लगाएगा। फ़ोन कौन लगाया मेरे को, कोई बात नहीं। तो जितनी दूरी पर बल लगा रहे वही उसका क्या कहलाएगा, फील्ड एरिया कहला जाएगा। फील्ड यानी वही चीज़ है, एरिया यार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये बाद में देखें। इंग्लिश वाले समझ लो, लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ कोई पॉइंट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब P लाइज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट O। अब ये P जो है, सॉरी यहाँ पर रुको, मैं P लिखना भूल गया। यहाँ पर हमारा P है, ये जो पॉइंट है ये P है, इस पर Q0 चार्ज हमारा लाई करता है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी है, ये नहीं है यार, ये नहीं, एक सेकंड यार रुको, मैं लिखा नहीं हूँ, मैं P क्यों नहीं लिखा, मैं P नहीं लिखा, मैं एक सेकंड रुक जाओ। हाँ P यहाँ पर है, हाँ O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ एरिया, फिर से यार मतलब P ये वाला है, ऐसी तैसी इसकी। द सरफेस ऑफ स्फीयर विल हैव गॉसियन सरफेस, वो तो है चलो, लेकिन P कहाँ है। आई एम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, P आखिर है कहाँ। लेकिन मैंने पूरा डेरिवेशन किया, कहीं पर P का वही नहीं पड़ा, ज़रूरत ही नहीं पड़ा यार। P कहाँ है, मुझे तो लग रहा है यही P है तुम्हारा, यही P है, ये P नहीं हो गया यार, हटाओ इसको। है P का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको पूरे उसमें, तुम P हटा देना, तुम डेफिनेशन से ही P को गोल मारो, पॉइंट लाइज, बस है, मारो गोल इसको। अब देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स विल बी इक्वल। क्यों होगी इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी सतह पर समान रूप से फैल जाता करता है, पूरे में से जो चार्ज होता करता है, किसी एक जगह नहीं रखा रहता। और यहाँ पर हमने देखा कि द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, तो जितना फ्लक्स पास हो रहा है तो उसका फार्मूला लगा दिया, फाई इक्वल टू EdS। अब यहाँ देखो थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने बताया E और DS साथ ही में निकलते करते हैं, ठीक। वो बहुत मिस्टेक है यार, थोड़ा बहुत मैंने देखा नहीं, ध्यान से नहीं बनाया, लगता है जल्दीबाजी में हो गया, कोई बात नहीं, सुधार देंगे। जब सिंगल वाला देंगे तो उसमें सब सुधरा हुआ मिलेगा। तो EdS cos 0 लगाया, cos 0 लगाया तो उसके बाद ये 1 हो गया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम जानते हैं। EdS बना, और E तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया बेचारा। DS का क्या हो गया, S हो गया। S हम जानते हैं 4πr², क्यों, क्योंकि ये गोले का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है, ठीक। अब गोले का क्षेत्रफल हाँ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया, CSA। हाँ, बट बाय गॉस थ्योरम, लेकिन गॉस थ्योरम की मदद से वी हैव फाई इक्वल टू 1/, ये हमें पता है। तो फाई की वैल्यू भाई साहब ये भी है, फाई की वैल्यू भाई साहब ये भी है, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल। तो इक्वल किया तो देखो ये 4π² इधर गुणा में है, इधर क्या है, भाग में हो गया। तो 1/4πε0 Q/r², ये एक चीज़ हमको मिली, एक चीज़ मिल गई, बहुत बड़ी बात मिल गई। नाउ इमेजिन अ चार्ज Q0 प्लेस्ड ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस पर कोई पॉइंट हमने ले लिया Q0, ठीक है, कोई चार्ज ले लिया Q0 जो कि हमारे ये रहा, ओके। तो मतलब P यही है, भगवान क्या कहें, ऐसी तैसी हो गई मैं, तो P वही है। तो Q0 हमने मान लिया, तो Q0, अब गोले की सतह पर कोई अन्य आवेश Q0 हो तो हमारा उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E=F/Q0 होगी। तो F क्या बनेगा, यहाँ से Q0 इधर गया, इंटू हो गया, तो E × Q0 आ गया। F इज़ कॉल्ड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, इसके अनुसार ये जो E की वैल्यू थी, ये जो E की इतनी सारी वैल्यू, ये वैल्यू को तुम ले आओ और यहाँ पर रख दो। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए, तो क्या बन गया, F = 1/4πε0। इसमें एक Q था, एक Q इसके पास था, E ससुरा इसको दे दिया, तो Q × Q0/r² बन गया। और यही चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, कूलाम्स लॉ, विच इज़ कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, याद रहेगा, यही कूलाम का नियम है, ठीक। तो करना क्या था, बहुत सिंपल था, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है यार, मैं सही बता रहा हूँ, किसी बुक में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल, क्या सिंपल का बाप बना के दिया गया है तुमको, बहुत सिंपल है, पढ़ना तो मज़ा आ जाएगा। सो डिराइव एक्सप्रेशन आपका हो गया। अब आता है आखिरी क्वेश्चन, हाँ, बहुत ही सिंपल सा, छोटू सा, मोटू सा, लोटू सा, देखते हैं। एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू सिमिलर चार्ज कंटिन्यूअस प्लेन शीट। प्लेन शीट यानी चादर वाला है, प्लेन शीट ऐसे ऐसे मतलब चादर बिछा दी है ना, उसके लिए
हाउ इज़ इट रिलेटेड टू डिस्टेंस, ई तो हम सॉल्व ही नहीं किया हूँ। हाँ मिलन होगा, देखते हैं। सबसे पहले एक हम सीट ले लिए जिसका नाम हम पक्कू आरएस दे दिया, ठीक है। पक्कू आरएस में हम कौन सा चार्ज ले रहा हूँ, हम प्लस चार्ज ले रहा हूँ, और इसमें आपको फील्ड लाइंस भी दिखा रहा हूँ जो कि लंबी लंबी लंबवत निकल रही 90 डिग्री बनाते हुए। हमने यहाँ पर स्टाइल मारी, माना पी क्यू आरएस कोई अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक है जिसके ए क्षेत्रफल और क्यू आवेश हैं, ठीक। जिसके ए क्षेत्रफल, जिसका होना चाहिए ना यार, गजब आदमी है यार तुम भी। तो जिसका ए क्षेत्रफल है, ए इसका एरिया होगा और क्यू इस पर चार्ज है, ठीक। तो लेट पी क्यू आर एस बी एन इनफाइनाइट यानी अनंत, फैलाव इसका कितना है वो हम भी नहीं जानते, इनफाइनाइट है, थिन है, पतली बहुत है, और प्लेन सीट है ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी न्यू यहाँ पर आ रहा है, सॉरी इसे सिग्मा भी पढ़ते हैं, सिग्मा ही पढ़ते हैं आज के ज़माने में, हम पता नहीं कब न्यू पढ़ने लगे थे इसे। सिग्मा ऑफ बोथ साइड मतलब इधर साइड, अब देखो चादर होगी तो एक इधर साइड होगा और इसके एक पीछे, इसके जस्ट पीछे जाओ, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको इतना ही लाइन लिखना था, यहाँ तक आप लिख दोगे बोथ साइड वाले, यहाँ तक लिख देना तुम, इसके बाद तुम क्या लिख देना चुपचाप, एंड द एरिया ऑफ विच इज़ ए, इतना लिख देना। अब यहाँ पर हम जानते हैं, हम गरीब हैं, हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता करता है, न्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसका जो एरिया है उससे। तो यहाँ से जो चार्ज है उसके लिए हमने क्या निकाल लिया, न्यू फिर से बोला सिग्मा ए, यहाँ पर ये चीज़ निकाले, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा इंटू ए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आवेशी चालक के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ये होगा, ई होता है, और उसके साथ जो क्षेत्रफल, असल में फ्लक्स का जो डेफिनीशन है वो क्या होता करता है, फ्लक्स का डेफिनीशन होता करता है ई, अरे भाई ई इंटू डी एस होता है। तो ई क्या होता करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी एस क्या होता करता है उसका एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया होता करता है ना। तो एरिया पहले तो स्फीयर होता था इसलिए डी एस लेते थे, अब स्फीयर नहीं होता बल्कि क्या होता है हमारा चादर है, जो कि एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगुलर उसका वो है क्या बोलते हैं जियोमेट्री है, तो उसको हमने क्या बोल दिया ए है, तो ई ए बोला जा रहा है इसके एरिया को, ओके। तो एरिया को हमने ई ए बोला है, डाउट में मत आना क्यों बोला है ये भी हमने बता दिया। तो ई ए बोला, अब ई ए जो होगा दोनों तरफ होगा, तो चादर की दोनों सतहों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द गॉसियन सरफेस के दोनों तरफ का फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए मतलब 2 पोर कर दिया हम, तो ये 2a आ गया। किंतु गॉस प्रमेय बोलती है फाई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रमेय, यहाँ पर चूंकि नहीं लगाया, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ई मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन जी, ई क्यों बोला मैंने, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, फ्लो में हो जाता है यार क्या करें। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने किया। अब यहाँ हम देख रहे हैं फाई की वैल्यू ये भी होती है, फिर फाई की वैल्यू ये भी होती है। अब यहाँ वाला जो ये आया था इसमें अगर हम मान रख दें, इसमें डायरेक्ट रखा है बाद में रखा, मतलब ये जो Q की वैल्यू है अगर इसमें रख दी जाए तो वो सब बाद में देखते हैं। चलो तो इक्वेशन नंबर ये वाला, मतलब ये वाला जो हमारा डिब्बा है और ये वाला जो हमारा डिब्बा है, इन दोनों से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, इस वाले से और इस वाले से, दोनों को इक्वल कर दिया तो 2EA इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0 हुआ है ना। यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इधर साइड ले आओ, इधर साइड ले आओ। सबसे पहले Q की वैल्यू ये रख दी गई, ये जो Q की वैल्यू आई थी ना ये वाली यहाँ पर रख दी गई, ये जो ये है इसको उठा के यहाँ पर रखा गया, ठीक है। इक्वल टू ये जो 2 इधर था तो ये 2A इधर आया भाग में, और A से A क्या हो गया, लपट पड़े। यहाँ देखो A से A मैंने कटवाए हैं दोनों को, ठीक, चाकू से, दांत से, जिससे पाए उससे। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, एप्साइलॉन नहीं यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलॉन 0। तो ये हमारा चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए, और मैंने आपको सारे पॉइंट्स ही लगभग समझा दिए हैं, और बहुत ही सरल था, मज़ा भी आया होगा समझने में। बहुत ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही, लेकिन पढ़ते पढ़ते टाइम तो लग ही जाता है। तो 1 घंटे हो चुके हैं आपके लेक्चर को, और सारा मैंने समझा दिया है। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिलने जा रहा है, सो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक। और समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर से देख लेना, जहाँ पर डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुरंत बताऊँगा, ठीक है। परेशान मत होना, आगे के लेक्चर्स भी जल्दी आने वाले हैं। चैप्टर 2 ये रहा हमारा, चैप्टर 2 कल आ जाएगा। डेली एक
चैप्टर करा दूंगा, 20 तारीख के पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक। बीच वाले तो छोटे में हैं। तो चैप्टर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चैप्टर 2 का PDF भी हमारे पास सारे हैं यार, मेरे पास सारे मतलब सारे। और याद रखना क्वेश्चन कितने नंबर का आना है, एक 3 नंबर का आना है और एक 5 नंबर का। तो पहला चैप्टर जितना पढ़े हो ना, इससे समझ लो आना ही आना है, ठीक। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको सभी सभी वीडियोस इकट्ठा एक जगह मिल जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज़ कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, 2 वीडियो हो जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। सो अगला वीडियो कल मिलेगा, यानी 12 तारीख को डेली एक वीडियो ज़रूर आएगा आपके लिए। सो इंटरनेट दमदार रहेगा तो अपलोड कर देंगे जल्दी। सो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।